नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा। ये जो पूरा कोल्ड वॉर एरा था ये है क्या, आज हम इसको रिव्यू करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, एक ऐसा एपिसोड जिसने कोल्ड वॉर की नींव रखी, या ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर के हत्थे चढ़ा। अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ द यूएसएसआर वर वरीड दैट द यूएसए would invade communist ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation of the coast of the US। असल में दोस्तों क्यूबा एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो कि यूएसए के बगल में है। एंड 1961 के दौरान ये घटना घटती है कि क्यूबा जो कि यूएस के बगल में एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है या थी, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी। मगर यूएसएसआर को डर ये था कि क्यूबा जियोग्राफिकल वे में यूएसए के बहुत करीब है, तो कहीं यूएसए अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर क्यूबा से कम्युनिस्ट की सरकार उठाकर ओवरथ्रो ना कर दे। और उस वक्त क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। एक नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है सीबीएसई 2020-2021 के पेपर में कि क्यूबा के प्रेसिडेंट का नाम क्या था जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपन हुआ था। उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। तो यूएसएसआर को ये चिंता थी कि कहीं यूएसए फिदेल कास्त्रो को उठाकर ओवरथ्रो ना कर दे, कम्युनिस्ट सरकार को ओवरथ्रो ना कर दे, क्योंकि क्यूबा आपका यूएसएसआर का एलाई था, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी। और उस दौर में पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी कम्युनिज्म था वहाँ पर यूएसएसआर का सपोर्ट था, बिकॉज कम्युनिज्म का जन्मदाता ही यूएसएसआर है। तो क्यूबा यूएसएसआर का एलाई था, यूएसएसआर उसे पैसे देता था, डिप्लोमेटिक मदद करता था, मतलब डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल हर तरह की मदद सोवियत यूनियन से मिलती थी क्यूबा को। तो उस वक्त 1961 में सोवियत यूनियन के जो लीडर थे जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी डिसीजन को मद्देनज़र रखते हुए 1962 में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस की क्यूबा में। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस के मामले में, ज्योग्राफिकल फॉर्म में यूएसए और क्यूबा के बीच ज़्यादा दूरी थी नहीं। तो अब देखिए, जैसे ही सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल तैनात किए, अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स आता है। अमेरिका जो कि क्यूबा के नज़दीक थी, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि कैसे सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में तैनात की, क्योंकि क्यूबा नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है और वहाँ पर बोला बाला किसका था, अमेरिका का था। और कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का डर भी था कि अगर मान लीजिए कल को ये कोल्ड वॉर किसी भी तरह के एक्टिव वॉर में या हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्यूबा से अगर सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका की तरफ इंस्टॉल कर दिया तो अमेरिका के लिए बहुत दिक्कतें होंगी उन न्यूक्लियर मिसाइल को रोकने में। और जैसे ही 3 हफ्ते होते हैं सोवियत यूनियन के क्यूबा में मिसाइल तैनात किए, जो अमेरिकन्स होते हैं वो हरकत में आ जाते हैं। उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और उनके जो एडवाइज़र हैं
were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries, but they were determined to get Khrushchev to remove the missile and nuclear weapons from Cuba. तो अमेरिका ये बात तय कर लेता है कि अगर कल को सोवियत यूनियन ने किसी भी तरह के एक्टिव वॉर की घोषणा की, किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया, तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा एंड मास डिस्ट्रक्शन अगर हुआ तो अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अमेरिका ये चाहता था कि जो निकिता क्रुश्चेव हैं, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट, वो क्यूबा से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल वापस ले लें। एक बात याद रखिएगा, क्यूबा के प्रेसिडेंट फिदेल कास्त्रो थे, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, और उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। इन तीनों प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, क्लास 12 के जो बच्चे हैं, क्योंकि एक नंबर में इनके ऊपर सवाल आ सकता है ऑब्जेक्टिव वे में। तो अमेरिका ने पहले क्रुश्चेव से यही कहा कि ऐसा है भैया, बेफिजूल में लड़ाई को अंजाम मत दो, क्यूबा से अपनी मिसाइल यहां से निकाल लो, ठीक है। और अमेरिका ने एक स्टेप और लिया, क्योंकि क्यूबा कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिकन रीजन में आता था, क्यूबा के बीच में और यूएसएसआर के बीच में अच्छी खासी दूरी थी। जो भी सामान पहुंचाया जाता था सोवियत यूनियन से क्यूबा की तरफ, वो वाया शिप पहुंचाया जाता था। अगर शिप को रोक दो तो कहीं ना कहीं क्यूबा तक जो सामान पहुंचता है सोवियत यूनियन से, वो रुक जाएगा। तो यही किया गया। जॉन एफ कैनेडी ने, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्यूबा के तरफ बढ़ने वाले सोवियत यूनियन के हर वॉरशिप को रोक दिया और यूएसएसआर को, सोवियत यूनियन को आगाह किया, ऐसा कुछ मत करो कि हमें भी रिटेलिएशन करने की दिक्कत हो जाए, ज़रूरत पड़ जाए, वरना ये मुद्दा सीरियसनेस की हद को पार कर जाएगा। आप यहाँ से अपने मिसाइल वापस निकाल लो। और यही जो पूरा का पूरा क्राइसिस था, इसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। 6 नंबर में ये सवाल अक्सर सीबीएसई में पूछा जाता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। ईयर याद रखिएगा 1962, एंड उन तीनों प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 बार बता चुका हूं। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड नर्वस था, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, तो शायद वर्ल्ड का कोई कोना नहीं बचता, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड में 2 ही सुपर पावर थीं जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल थी और जो एक दूसरे को ख़त्म करने का दम भरते थे। एक था अमेरिका एंड दूसरा था सोवियत यूनियन। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड नर्वस था कि ये 2 महाशक्तियां कहीं आपस में टकरा ना जाएं, ये कहीं कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। और ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, इससे कोल्ड वॉर का सबसे हाई पॉइंट कहते हैं। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। कोल्ड वॉर एक तरह की कंपटीशन होती है, एक तरह की प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता किस चीज की? द टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर 2 मुल्कों के बीच का कंपटीशन, 2 मुल्कों के बीच की कन्फ्रंटेशन और 2 मुल्कों के बीच की टेंशन को बयां करता है। और वो 2 मुल्क कौन थे? अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। और इनके सपोर्ट में कौन थे? बाकी छोटे छोटे मुल्क जो कि इनके एलाइज थे। ये फॉर्चुनेटली रहा कि कभी भी, मतलब करीब 45 साल, 45 ईयर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही एंड होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। 1991 में ये ख़त्म होता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से। लेकिन गनीमत ही ये थी, फॉर्चुनेटली कभी भी ये कोल्ड वॉर एक्टिव वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। हाँ, छोटे मोटे वॉर
फुल स्केल वॉर वेरियस रीजन्स में हुए इनके एलाइज के बीच में। अब इनके एलाइज के बीच में वॉर होता तो कहीं ना कहीं इनको भी कूदना पड़ता, लेकिन कभी भी फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन थी, न्यूक्लियर वेपन की क्षमता थी। और एक बात याद रखिएगा, कोल्ड वॉर का मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर राइवलरीज नहीं होती है, मतलब मिलिट्री अलायंस नहीं होती है। कोल्ड वॉर में और भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। कोल्ड वॉर में हर तरह के कंपटीशन को इन्वॉल्व किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचिएगा कि कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में न्यूक्लियर वेपन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में एक तरह का कंपटीशन था। कई सारी चीज़ों का कंपटीशन होता है कोल्ड वॉर में। अगर सही पैमाने पर बात करूं तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो कोल्ड वॉर था ना, वो उनकी आइडियोलॉजी को लेकर था, वो उनकी सोच को लेकर था। मेन कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजी को लेकर था। एक तरफ अमेरिका थी जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को मानती थी, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन थी जो कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को मानती थी। और ये दोनों चाहते थे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ल्ड का हिस्सा इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। इसीलिए अमेरिका ने वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर वेस्टर्न अलायंस बनाया और सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर ईस्टर्न अलायंस बनाया। ये अलायंस इसलिए बनाते थे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ल्ड का जो हिस्सा गए वो उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित रहे। जो वेस्टर्न अलायंस थे जिसमें अमेरिका का अलायंस था, जितनी भी कंट्री वेस्टर्न अलायंस में थी सबकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी, एंड जितनी भी ईस्टर्न अलायंस में कंट्री थी वो सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म को फॉलो करती थी। अब एक सवाल उठता है, व्हाट इज कोल्ड वॉर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो पावर के बीच में हुआ था। एलाइड पावर, एलाइड में कौन कौन था याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और इन्होंने एक्सिस पावर को हराया था। एक्सिस पावर में थी आपकी इटली, जर्मनी एंड जापान। तो एलाइड पावर जीती, एक्सिस पावर हारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में। 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। एंड इस वॉर में वर्ल्ड की जितनी मेजर पावर थी सब इन्वॉल्व हुई। एंड यूरोप से निकलकर ये वॉर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, इवन दैट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच चुका था। जापान की आर्मी नॉर्थ ईस्ट तक आ गई थी, कोहिमा तक आ गई थी। एंड ये जो वर्ल्ड वॉर है ना, इसने ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक ऐसा वॉर था जिसने ह्यूमन लाइफ को सबसे अधिक लॉस पहुंचाया। करोड़ों में लोग मरे, करोड़ों की तादाद में लोग मरे, लॉस ऑफ लाइफ हुई, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। और उससे पहले भी एक वर्ल्ड वॉर हो चुका था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है, जर्मनी हारती है यूरोप में, जापान हारती है एशिया में, जो कि डोमिनेट करती थी एक वक्त में यूरोप और एशिया को। जैसे ही ये हारते हैं, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है बिटवीन टू सुपर पावर्स, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। और ये वर्ल्ड वॉर खत्म कब होता है? जब 1945 में अमेरिका 2 एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करती है हिरोशिमा और नागासाकी शहर में जापान के, और जापान सरेंडर करती है। जापान के सरेंडर के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। कई सारे लोग यूएसए को क्रिटिसाइज करते हैं कि यूएसए ने ये जो जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया वो शायद गलत था, ये शायद मानवता के विरुद्ध था। क्योंकि लोग जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि यूएसए जानता था कि जापान सरेंडर करना चाहती है, मगर जानबूझकर आपका यूएसए ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिराए
क्योंकि यूएसए सोवियत यूनियन को ये मैसेज देना चाहता था कि हम कहीं पर भी किसी भी रीजन में घुसकर किसी भी कंट्री को तबाह कर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच कोल्ड वॉर था, तो यूएसए एक तरह का मैसेज देना चाहता था सोवियत यूनियन को कि भैया अगर हम नॉर्थ अमेरिका की कंट्री हैं मगर फिर भी हम एशिया की कंट्री में घुसकर मार सकते हैं, तो ये कभी कोशिश मत करना हमें कमज़ोर समझने की। ये एक तरह का मैसेज था जो कि यूएसए देना चाहता था सोवियत यूनियन को, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। मगर जो लोग सपोर्टर थे इस इवेंट के, उनका कहना था कि ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बम वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड एलाइड लाइव्स। उनका मानना ये था, जो सपोर्ट में थे उनका मानना ये था कि अमेरिका को एटॉमिक बम गिराना ज़रूरी था, क्योंकि अमेरिका अगर एटॉमिक बम नहीं गिराती तो कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नहीं होता और लोगों की ज़िंदगियां जाती रहती। तो जो सपोर्टर थे उन्होंने कहा कि ये जो एटॉमिक बम गिराया गया है ये सही गिराया गया है। ये नहीं पता कि क्रिटिक्स सही हैं कि सपोर्टर सही हैं, वॉट एवर द मोटिव्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद वर्ल्ड के स्टेज में दो पावर उभर कर आई, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन। ठीक है, जब जर्मनी हारा यूरोप में और जापान हारा अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं अर्थ के पूरे हिस्से पर दो कंट्रियों के बीच होड़ मच गई अपनी सुपरमेसी दिखाने की, अपनी डोमिनेशन दिखाने की। इन दोनों कंट्री के बीच में एक तरह की होड़ लग गई कि वर्ल्ड के मैक्सिमम हिस्से पर इनकी कब्जा हो, इनकी आइडियोलॉजी चले। तो उम्मीद है ये जो मेरा पार्ट 1 है द कोल्ड वॉर का, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। विश यू अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।